नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में इन दिनों ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सियासत गर्म है। पहले ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर सियासत गरमाई और अब पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने पर प्रदेश की सियासत गर्म है। मतलब ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए मुसीबत बना हुआ है, या यूं कहें कि दोनों दलों के सामने दोहरा संकट है। बीजेपी सरकार सरकारी भर्तियों में 27% आरक्षण देने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है और उसे पंचायत चुनाव में आरक्षण खत्म होने से ओबीसी वर्ग की नाराजगी की भी आशंका है। और इधर कांग्रेस की ये चिंता है कि वो खुद को ओबीसी हितैषी कैसे साबित करे। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव के खिलाफ याचिका लगाई तो ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया। कांग्रेस के सामने दूसरा बड़ा संकट ओबीसी वर्ग के नेताओं की कमी है। अरुण यादव जैसे नेता भी संगठन में उपेक्षा के शिकार हैं। तो अटेंशन में आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा मुसीबत बना हुआ है। लेकिन सबसे मजेदार बात ये है कि कांग्रेस ने खुद ही अपने ओबीसी नेताओं को ठिकाने लगा दिया है और खुद ओबीसी वर्ग की हितैषी बनने का दावा कर रही है। उसके खुद के ओबीसी के बड़े नेता अरुण यादव पार्टी में खुद के सम्मान के लिए जूझ रहे हैं। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण न होने से दोनों इस मुद्दे से किनारा करने की कोशिश में हैं। वहीं एक दूसरे पर आरोप मरने के चलते मामला ठंडा पड़ने के बजाय गर्मा रहा है। इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच कमलनाथ अपनी तरफ से की गई कवायद को हमेशा सामने रखते हैं। उधर भाजपा सरकार को इस मोर्चे पर दोहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है। पहला तो सरकारी भर्ती में 27% आरक्षण के लिए राज्य सरकार कानूनी लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शासन की कई भर्तियों में ओबीसी के लिए आरक्षण की जानकारी विधानसभा सत्र में भी दे चुके हैं। इन आंकड़ों के आधार पर दावा करते हैं कि उनकी सरकार ही ओबीसी की असली हितैषी है। दूसरा संकट यह है कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म करने से नाराजगी की आशंका है। पंचायत चुनाव के लिए जिन लोगों ने मैदान में ताल ठोक दी थी, उनकी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। ऐसे में सरकार के निर्णय को संगठन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की चुनौती है। कांग्रेस के सामने भी दोहरा संकट है। वह खुद को ओबीसी हितैषी कैसे साबित करे, इस पर पार्टी की कवायद ठंडी है। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव के खिलाफ याचिका लगाई तो ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया। यह मामला कानूनी दांवपेच में उलझ गया है। कांग्रेस इन आरोपों को तकनीकी पहलुओं की आड़ में गलत साबित करना चाहती है। कांग्रेस के सामने दूसरा बड़ा संकट ओबीसी वर्ग के नेताओं की कमी है। भाजपा जहां प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक कई बड़े पदों पर ओबीसी को मौका देने का तथ्य सामने रखती है, तो वहीं कांग्रेस के पास संगठन में ही ओबीसी चेहरों का अभाव है। अरुण यादव जैसे नेता संगठन में हैं, मगर उपेक्षा के शिकार हैं। जनता पार्टी की कभी भी ये मंशा नहीं रही कि वो अन्य पिछड़े वर्गों को अधिकारिता दे। पहले भी लगातार 15 साल तक जब भारतीय जनता पार्टी शासन में थी तो पिछड़े वर्गों के खिलाफ डिसीजन हो गया था और सरकार ने अपना पक्ष तक नहीं रखा था। और फिर जब कमलनाथ जी सरकार में आए, कमलनाथ जी की सरकार ने पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया और उस पर जब रोक लग गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्यों नहीं ये सही तरह से अपना पक्ष कोर्ट में रखते, क्यों नहीं पिछड़े वर्गों की ये वकालत करते। और जब कोर्ट पिछड़े वर्गों का आरक्षण संविधान की भावना के विरोध में समाप्त कर देती है, तब इनका जो वहां वकील रहता है वो आपत्ति क्यों नहीं लेता। कांग्रेस शुरू से ही ओबीसी के मुद्दे पर उनकी कथनी और करनी अलग रही है। भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी को लेकर अनेक चेहरे प्रदेश में दिए जो राष्ट्रीय स्तर के जाने पहचाने चेहरे हैं। फिर चाहे स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी हों, उमा भारती जी हों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हों, पर कांग्रेस में जो एक अकेले उनके पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव के साथ जो व्यवहार किया उन्होंने ही अभी एक सभा में खंडवा में कहा था कि बोता मैं हूँ और कटाई कोई और करके जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में सिर्फ बातें करते हैं, जबकि उनके यहाँ पे जो ओबीसी के नेता हैं वो सब हाशिए पे हैं। कांग्रेस की कथनी और करनी में यही है। बीजेपी ने तो उमा भारती से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक ओबीसी वर्ग के ही सीएम दिए हैं।
इसके अलावा भी बीजेपी के पास ओबीसी वर्ग की तगड़ी लीडरशिप है। इसका फायदा भी बीजेपी उठा रही है। इसका कितना लाभ मिलता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी और अनादि टीवी के हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसी। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका अनादि टीवी पर। और बड़ी हल्ला मचा हुआ ओबीसी आरक्षण को लेके, एक दूसरे हितैषी बनने की कोशिश में है, लेकिन ओबीसी वर्ग को जो लाभ मिलना चाहिए या कहना चाहिए जो नेतृत्व मिलना चाहिए, अगर बीजेपी की बात करें तो उमा भारती की हटाना था, काट थी, तो इसलिए गौर साहब को ले आए और गौर साहब को हटाने के बाद शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद अब उनके पास कौन ओबीसी का बड़ा चेहरा है, ये बीजेपी के पास अभी कोई इसका जवाब नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो इतने लंबे समय हमने देखा या तो कमान ठाकुर ब्राह्मण या बड़े लोगों के, या प्रकाश चंद्र शेट्टी का कार्यकाल 3 साल छोड़ दिए कि बनिया कह सकते हैं, उधर से भी कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है। ले दे के जब दिग्विजय सिंह के शासनकाल में अरुण यादव थे, माफ़ कीजिए उनके पिता सुभाष यादव, या अब अरुण यादव की या जो गति दुर्गति हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में दोनों दल जब ओबीसी आरक्षण या ओबीसी के हितैषी की बात करते हैं तो इसको किस नजरिए से देखा जाए? देखिए मनोज जी, 2 चीजें तो एक तो बहुत स्पष्ट हैं। पहली कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी की याचिका के बाद 27% जो आरक्षण है चुनाव में, उस पर रोक लगी। बिल्कुल। दूसरा तो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और ओबीसी का चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो इस वक्त ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ओबीसी का चेहरा जो है मध्य प्रदेश में दोनों राजनीतिक दलों में केवल शिवराज सिंह चौहान। बाकी चेहरे आप फिर ढूंढते रहिए कि कहाँ कौन हो। चेहरे का तात्पर्य यह है कि उसका प्रभाव भी होना चाहिए ओबीसी के। बिल्कुल। लेकिन अब दुर्भाग्यजनक स्थिति आप ये देखेंगे या आप राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे, दोनों दलों के लिए बड़ी सौभाग्यजनक होती है कि जो है ओबीसी एक संगठित जो है जाति नहीं है उस तरह से कि एक लीडरशिप के नीचे बात करें। वो समूह है अलग अलग, कि आप यादव होता है तो यादव वोटर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, धाकड़ होता है तो धाकड़ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो एक अलग, जिस तरह से एससी एसटी में हम देखते हैं ना कि एसटी में भी देखते हैं कि जो मालवा का जो एसटी चेहरा है वो महाकौशल में नहीं चलता है, ऐसे ही ओबीसी में जो भील, गोंड, सहरिया, कोल अलग अलग ऐसे बटे हुए जो आप कह रहे हैं जी। इसलिए ओबीसी आप एसटी में भी कोई चेहरा एक सामान्य चेहरा नहीं हो पाता और जो है ओबीसी में भी नहीं होता। शिवराज सिंह चौहान का जो है चेहरा ओबीसी का चेहरा बड़ा चेहरा हो गया, इसलिए हो गया कि वो लगातार 16-17 साल से मुख्यमंत्री हैं। यदि वो 3 चुनाव नहीं जिता पाते तो शायद वो भी जो है उमा भारती और बाबूलाल गौर की तरह उनको भी हटा दिया जाता, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपने कार्य से स्थापित किया तो इसलिए बड़ा चेहरा है। देखिए आप यदि पिछले कई 2 दशक पहले की राजनीति कांग्रेस की देखेंगे तो उनके पास ओबीसी चेहरों की भरमार हुआ करती थी। पूरा आप सहकारिता पर नजर डालिए, ज्यादातर आपको ओबीसी चेहरे दिखते थे, उसमें यादव भी होते थे और दूसरे होते थे। सुभाष यादव भी ये बड़ा चेहरा बने थे कांग्रेस पार्टी में तो सहकारिता के कारण बने थे। भगवान सिंह यादव बहुत सारे अध्यक्ष बने। आप जहां भी नजर डालते थे तो ओबीसी जो है आपको दिखाई देता था। और ओबीसी के लिए महाजन कमीशन किसने बनाया था? तो वो भी कांग्रेस का ही था। कांग्रेस की जो राजनीति है वो व्यक्ति की बजाय योजना आधारित थी और उनके जो व्यक्ति थे वो चेहरे के, नेतृत्व के चेहरे के तौर पर नहीं थे। अलग अलग जगह उन्होंने छत्रप के तौर पर स्थापित कर रखे थे, जो अपने जहां जिस कास्ट की जरूरत होती उसका वो उपयोग करते थे। और यही दृश्य अभी भी मध्य प्रदेश में बना हुआ है। आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखेंगे तो आपको मोहन यादव का चेहरा भी दिखाई दे जाएगा और दूसरे जो है आपको चेहरे भी दिखाई दे जाएंगे जो लगता है कि ये सुरेश धाकड़ को ही ले लीजिए, आपकी जो है ये भी एक ओबीसी का चेहरा है। लेकिन गौरीशंकर बिसेन हो गए, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन जो मोर्चा संभाले ओबीसी का जी, अपने अंचल से बाहर इनकी स्वीकार्यता बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ओबीसी राजनीति बिल्कुल एक अलग दिशा में जा रही है उस वक्त दोनों दलों की चुनौती ये है कि जो सामने शेर आके खड़ा हो गया है उससे वो खुद को कैसे बचाएं। उनकी जो प्राथमिकता है वो इस वक्त चेहरा नहीं है, प्राथमिकता ये है कि हम अपने अपने दल को इस नुकसान से कैसे बचाएं। बिल्कुल।
तो शायद ये कह सकते हैं कि शेर की सवारी कर ली है कि अब बैठे रहेंगे तो भी टेंशन और उतरेंगे तो खाने का डर है। तो ये हम देख ही रहे हैं मनोज जी, पिछले दिनों से जो पिछले 1 महीने का जो घटनाक्रम है लगातार जो घट रहा है, उसमें दोनों दलों के जो नेता हैं उनके माथे की आप सिकन देखिए कि कितनी बड़ी हुई है, कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम सफाई दें या हमला करें। दोनों बिल्कुल। दोनों दलों के जो प्रमुख नेता हैं वो सफाई भी दे रहे हैं और राजनीतिक हमले भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए डिफेंस में खेलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब चुनाव होगा तो सबके सामने सवाल होंगे और सुप्रीम कोर्ट किस दिशा में जाएगा ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं पता। और जो दिनेश जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की राजनीति कह सकते हैं यूपी की तरह हो गई है, लेकिन यूपी में हम देखते हैं कि छोटे छोटे दल हैं, उनकी जाति आधारित संगठन है, दल बने हुए हैं, उनका बार्गेनिंग पावर है। वो भले 1 सीट 2 सीट जीते हैं, 4 सीट जीते हैं, मंत्री पद हासिल कर लेते हैं, वो जो चाहते हैं अपने समाज के लिए कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में इसका अभाव है और शायद यही बीजेपी कांग्रेस का प्लस पॉइंट है और शायद यही ओबीसी का माइनस पॉइंट भी है कि उनके बीच में से ऐसा कोई संगठन निकल कर नहीं आया सामने जो अपने वजूद को इतना मजबूती से स्थापित करे। जैस संगठन है आदिवासियों की कह सकते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी थी आदिवासियों की कह सकते हैं, लेकिन बाकी जो ओबीसी के बीच से ऐसा कोई दल निकल कर नहीं आया और ये एक ऐसा वैक्यूम या स्पेस है जिसका फायदा बीजेपी कांग्रेस को है। देखिए मनोज जी, जो दिनेश जी ने भी बात की है कि जो ओबीसी वर्ग है वो कोई जाति नहीं है, एक विभिन्न जातियों का एक समूह है जो आपने ओबीसी वर्ग में डाल दिया। तो जाति की आधारित हमने राजनीति देखते हैं कि वहाँ जात भी चलती है। जब जाति वाला फैक्टर ज़्यादा हावी हो जाता है तो ओबीसी कोई मायने नहीं रखता और ओबीसी के किसी नेता को आप आगे बढ़ाकर सारे ओबीसी को वैसे भी एकजुट नहीं कर पाएंगे। जिस तरह हमने देखा है कि आदिवासी वर्ग वाले आज तक का जो फैक्टर है उनका कि विभिन्न समुदाय में विभिन्न वर्गों में बटे हुए हैं, वो इस कारण ही उनको राजनीतिक रूप से इतना लाभ नहीं मिल पाया। तो ओबीसी के साथ भी वही दिक्कत है, लेकिन एक डर है क्योंकि ओबीसी वर्ग एक बड़ा वर्ग है। यदि वो एकजुट हो गया तो जो राजनीतिक दलों को जो एक सबसे बड़ा डर सता रहा है, इसी कारण से वो बचाव में है कि हाँ ओबीसी वर्ग नाराज ना हो जाए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में बहुत अंतर है मनोज जी। यदि हम ग्वालियर चंबल बेल्ट को छोड़ दें, बिंद को बेल्ट को छोड़ दें, तो जाति आधारित राजनीति उतनी हावी नहीं है मध्य प्रदेश में। धीरे धीरे उसके पैर पसार रही है, लेकिन उतना फैक्टर काम नहीं करता जितना कि हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि यदि यादव है तो यादव ही यादव आपको वो दिखेंगे। तो वो भी ओबीसी वर्ग के नाम पे एक नहीं है। हालांकि कोशिश सारे, चाहे बिहार में देखें हम, चाहे उत्तर प्रदेश में देखें या अन्य राज्यों में देखें, वो एक झंडे के नीचे आने की कोशिश जरूर करते हैं ताकि राजनीतिक रूप से सक्षम हो सकें और अपनी ताकत के हिसाब से राजनीतिक दलों को अपने हिसाब से मनवा सकें कि हमें इतना आरक्षण चाहिए, इतनी सीटें चाहिए, तमाम तरह की चीज़। तो उसके लिए एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने भी देखा है मध्य प्रदेश में भी अभी ओबीसी के फेवर में यदि जैस आए हैं, यदि चंद्रशेखर आज़ाद आया है, तो इनको सबको अपनी राजनीतिक विरासत दिख रही, राजनीतिक जमीन दिख रही है एक तरह से कि जैस चाह रहा है कि यदि ओबीसी उसके सपोर्ट में आ जाएंगे तो एक बड़ा हमारी 1 और 1 11 हो जाएंगे, हमारी ताकत बढ़ जाएगी। और बसपा का जो मुकाबला है यहाँ नहीं है कोई, तो हम एक नई तीसरी शक्ति के रूप में बन जाएंगे। भाजपा की अपनी चिंता है कि यदि ओबीसी वर्ग नाराज हो गए तो हम उसको कैसे साधेंगे। कांग्रेस की अपनी चिंता है कि आदिवासी उनके साथ से पहले ही, दलित पहले ही चले गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ओबीसी वर्ग भी छिटक जाए तो भाजपा एकदम मजबूत ना हो जाए। इसलिए आप देखिए एक दूसरे पर आरोप लगाने के साथ साथ खुद का बचाव भी कर रहे हैं कि हमने क्या किया ओबीसी के लिए और आपने क्या किया। तो वो तमाम चीज़ें हैं जो अब जनता के बीच में जाएंगी, जो बेहतर तरीके से ले जाएगा। भाजपा संगठन अपने प्रयास कर रहा है, सरकार अपने प्रयास कर रही है, कांग्रेस अपने प्रयास कर रही है कि हमने क्या किया है। जो बेहतर तरीके से लोगों को समझा सकेगा, मुझे लगता है कि उसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा। जी दिनेश जी, समझाने की बात है, लेकिन आपने भी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट का, तो सबसे महत्वपूर्ण मामला तो वही, और सरकार को भी समझ में आ रहा है कि मामला लंबा चलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग से सुनवाई से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने भी आदेश जारी करके जो पुराने सरपंच थे उनको वापस फाइनेंशियल पावर दे दी है ना। सरकार को भी समझ में आ गया है कि ये लड़ाई लंबी चलनी है। तो इस लंबी लड़ाई के बीच जो आप कह रहे हैं कि डिफेंसिव भी होना है, आपको एग्रेसिव भी होना है, लेकिन 2020 वाले मोड में जब दोनों थे और अब टेस्ट मैच की तैयारी करनी है, तो लंबी तैयारी करना होगी दोनों को। देखिए मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और वो क्या करता है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक लेमैन की तरह मामले को यदि हम समझें तो जो है ये मामला कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी हाल ही में आरक्षण दिया गया हो ओबीसी को नगरीय निकायों, 2-2.5 दशक से ये मामला चल रहा है। अचानक सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देता है और महाराष्ट्र में भी रोक देता है। अब ये मामला एक स्टेट का मामला नहीं है। तो जब ये कंट्री वाइड जब मामला जाएगा, पूरे देश के सारे राज्यों से जब पूछा जाएगा और स्थिति देखी जाएगी, यही तो उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के जज ने
कि हम हर राज्य में अलग अलग स्थिति है, तो उस हिसाब से रिजर्वेशन होगा। एक एक तरह से तो हो नहीं सकता कि मध्य प्रदेश ने 27 कर दिया तो महाराष्ट्र भी 27 कर देगा, तो उनका जो भी होगा, लेकिन बिल्कुल। उनकी बात है वो संवैधानिक दायरे की। क्या संविधान ने ओबीसी को जो है लोकल बॉडी के चुनाव में रिजर्वेशन दिया? ये एक बड़ा मसला है, जिस निश्चित तौर मसले पर आसानी से हल नहीं है, क्योंकि इस पर जो है बहुत लंबा समय लगेगा। हो सकता है कि वो 22 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव निकल जाए जिसको लेके ये सियासत हो रहा है, 23 का मध्य प्रदेश भी निकल जाए और 24 के लोकसभा चुनाव तक ये मामला जो है देने ना देने पे तब तक माइल्ड हो जाएगा। तो अभी जो स्थितियां हैं वो अभी तो केवल जो है सबकी मुट्ठी बंद है और सब ये कह रहे हैं कि कोर्ट में अपना बचाव करेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। हम जो ये जब ओबीसी चेहरे पे बात करते हैं, लोगों पे बात करते हैं, आप ये देखिए 2018 में जी, कांग्रेस पार्टी ने भिंड में सबसे बड़ा दांव खेला था ओबीसी राजमणि पटेल के चेहरे पर। बिल्कुल। लेकिन भिंड इलाके में क्या हुआ, राजमणि पटेल कुछ अपने पटेल वोट दिलवा पाए क्या उनको? और सबसे बड़ा कांग्रेस नुकसान पार्टी कांग्रेस का उसी बिंदी में हुआ, अगर वहां अच्छा कर पाते तो शायद सरकार बहुमत की बनती। तो ये जो स्थितियां हैं कि हम किसी एक नेता के भरोसे, क्योंकि जो नेतृत्व की क्षमता होती है वो जाति पर नहीं होती। नेता कोई जाति देख के नहीं बनता, अपनी क्षमताओं के आधार पर बनता है। अर्जुन सिंह जी जो है आप देखिए अनुसूचित जाति वर्ग में भी लोकप्रिय थे, आदिवासियों में भी लोकप्रिय थे और ओबीसी में भी लोकप्रिय थे। तो ऐसी लोकप्रियता और आपके एक दौर नेतृत्व ऐसा भी आया कि वो अपने ही जो स्वर्ण बिरादरी है उसमें विलेन के रूप में भी देखे गए कि महाजन आयोग ले आए वो बिल्कुल उसी तरह से ना, जैसे दिग्विजय सिंह जी को हम दलित हिंदुत्व एजेंडा। की जी राजनीति में देखते हैं, हिंदुत्व की राजनीति में देखते हैं, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा जिन वर्गों के लिए है, वो वर्ग आप देखिए कि राजनीति में कहाँ जा रहा है। आप एससी को देखिए, एसटी को देखिए, आप ओबीसी की राजनीति आप देखिए, तो ये राजनीति किसके फेवर में जा रही है? नेतृत्व यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। राजनीति की दिशा जो है उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आएगी या मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। लेकिन एक और दिलचस्प चीज भी है कि बीजेपी भले दावा कर रही है, हम देखते हैं कि उमा भारती, बाबूलाल गौर या फिर शिवराज जी लगातार पारी, लेकिन संगठन की बात करें तो संगठन की कमान अगर हम बात करें लंबे समय से तो नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, नंद कुमार सिंह चौहान, बीडी शर्मा, उसके पहले राकेश सिंह, उसकी कोई बात नहीं करता है। तो वो शायद नेतृत्व पीछे रह जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा जैसा आपने कहा इतना लोकप्रिय आगे है कि बाकी चीजें पीछे हो जाती है, लेकिन कांग्रेस के पास तो वो भी कहने के लिए नहीं है। मनोज जी, परसेप्शन जी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को लेके परसेप्शन क्या है, संगठन को लेके कि ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, बिल्कुल। और कांग्रेस को लेके परसेप्शन क्या है, ये अल्पसंख्यकों की पार्टी है। ये जो परसेप्शन की लड़ाई है यही तो सब कुछ कर रही है ना, कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी को आज भी जब भी होता है ये नहीं कहते कि ओबीसी लीडरशिप है तो ओबीसी की पार्टी है। बिल्कुल। जब नेतृत्व का मसला आएगा तो फिर वही ब्राह्मण बनियों पर आकर टिक जाएगी या उच्च जाति पर आकर टिक जाएगी। और कांग्रेस में जब बात करेंगे, उनके नेताओं के बयान आएंगे तो अल्पसंख्यकों के जो है आपको फेवर में ही दिखाई देंगे, जो उन्हें बाद में कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर नुकसान देता है। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, ये परसेप्शन जो बन गया है, तो एक परसेप्शन अब जो जनता के बीच बन रहा है, क्योंकि गाँव की स्थितियाँ हो रही, शहरों की स्थितियाँ हो रहे हैं, इस परसेप्शन को तोड़ना एक बड़ी चुनौती दोनों दलों के लिए। तो उससे कैसे जूझेंगे? क्योंकि जिन लोगों ने जो 70,000 पद थे ओबीसी के, उनको अगर छोड़ दी जाए तो बाकी लोगों ने प्रक्रिया शुरू कर दी थी। कुछ लोगों ने कर्जा ले लिया, नॉमिनेशन हो गए, कुछ ने मंदिरों को दान किया, जातिगत समीकरण बैठाए, निर्विरोध निर्वाचित होने के रास्ते भी तलाश लिए। वो एक बड़ा असंतोष है, उससे भी तो जूझना पार्टियों को। असंतोष से किसी एक दल को नहीं जूझना है। दोनों को कह रहा हूं मैं, सरकार के इसीलिए कह खिलाफ रहा हूं। असंतोष ज्यादा रहता है कि उसने चुनाव की घोषणा नहीं, कर जो दिया। कार्यकर्ता जिनको लग रहा था कि वो उस माध्यम से राजनीतिक रूप से उनको लाभ मिल जाएगा, बीजेपी भी तैयारी में थी, कांग्रेस भी तैयारी में थी। तो हम देख रहे हैं ना, नाराजगी की तस्वीरें भी अब जिलों से आने लगी हैं कि किसी ने अपना खेत गिरवी रख दिया था, किसी ने जेवर गिरवी रख दिए थे, किसी ने 20-20, 25-25 लाख हमारे पड़ोसी जिले में आया था कि उनने मंदिर में दान कर दिए थे और सरपंच पद बिक गया था एक तरह से कि अब मैं रहूंगा सरपंच। तो ये सब तमाम समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में आएगी। अब इसकी नाराजगी किसके नुकसान पहुंचाएगी, ये सबसे बड़ी बात है मनोज जी, जो मैंने पहले कहा, आप लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं। अब सरकार कोशिश कर रही है कि हमने तो आपको 27% आरक्षण दे दिया था, चुनाव का ऐलान हो चुका था, चुनाव होने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने कोर्ट में जाकर पूरी प्रक्रिया को रोक दिया। तो ब्लेम किसको बना रही है? भाजपा और उसकी सरकार,
ब्लेम बना रही है कांग्रेस को। कांग्रेस कह रही है एक तरह से सफाई देने की स्थिति में है कि हम उसके लिए नहीं गए थे, हम तो रोटेशन के लिए गए थे और परिसीमन के लिए गए थे। तो अब जो दोनों दलों में, जो मैंने पहले कहा था कि कौन अपनी बात बेहतर तरीके से लोगों को समझा सकता है, लोगों के बीच में जा सकता है, उसको संतुष्ट कर सकता है, नहीं मैं सही हूं वो गलत है, जिसने ये साबित कर दिया, चाहे वो कांग्रेस भी हो सकती है, वो ये साबित कर दे पब्लिक के बीच में जाके कि वो सही है। उन्होंने तो अर्जुन सिंह के दौर से लेकर आज तक ओबीसी को दिया ही दिया है, और ये हमारी स्थिति नहीं थी, ये कांग्रेस की गलती नहीं है, भाजपा की गलती है। उसने अदालत में क्यों नहीं पक्ष रखा, उसके समय पे वकील क्यों नहीं खड़े हुए। तो ये दोनों के समझाने के ऊपर है, दोनों के नेताओं के भरोसे की बात है कि वो किसको बोल रहे हैं, जनता को बोल रहे हैं और उन पर विश्वास कर रही है कि नहीं कर रही। ये इस मामले में जिसका पलड़ा भारी होगा, जो मैंने पहले कहा था आपसे, जो बेहतर तरीके से लोगों को समझा पाएगा और जिसकी मास अपील होगी, जिसकी लोग सुनवाई करते होंगे, जिसको सही मानते होंगे और जिसको गलत मानते होंगे, जो सही मानेंगे उसका पलड़ा भारी रहेगा और उसको भरोसा रहेगा कि हाँ, यदि भाजपा ये समझाने में कामयाब रही कि ये कांग्रेस की गलती है तो नुकसान कांग्रेस को होगा, जो गुस्सा होगा वो कांग्रेस के तरफ मुड़ जाएगा। यदि कांग्रेस ये समझाने में सफल रही कि ये भाजपा की गलती है, सरकार की गलती है, तो वो गुस्सा सरकार के खिलाफ हो जाएगा। जो दिनेश जी ने कहा कि धीरे धीरे ये गुस्सा भी है ना, एक समय तक रहता है, और इसमें जिस तरह से डिले करने की कोशिश हो रही है, चुनाव में डिले होगी तो वो देखने की बात होगी कि गुस्सा किस तरफ जाता है, या लोग नाराजगी भूल कर फिर नए सिरे से मैदान में। हम तो देख रहे हैं महामारी की जो आपदा थी वो तक लोग भूल गए। आज सोशल डिस्टेंस का, मास्क का और तमाम तरह के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। जब वो इतनी महामारी भूल सकते हैं तो ये मुद्दे भी धीरे धीरे कमजोर हो सकते हैं। लेकिन दिनेश जी, मुद्दे कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ओबीसी महासभा अचानक से कूदी है, चंद्रशेखर आजाद रावण की एंट्री, जैस की एंट्री है, यानी दोनों दल ने एक दीर्घकालिक रणनीति तो बनाई है कि आपका चेहरा भले पीछे रहो, लेकिन संगठन के मारे बहाने से कैसे एक दो किसी दल को आगे कर दिया जाए, संगठन को आगे कर दिया जाए और इस मुद्दे को गरमाए रखा जाए, क्योंकि ये जब तक गर्म रहेगा तब तक दोनों का फायदा। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो वैसी नहीं है जैसी कांग्रेस ने बनाई है जी। कि कहीं ना कहीं वो, जो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और एक सामान्य आदमी ये सोचता है कि सरकार यदि चाहती तो क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो यहाँ जब सरकार जो है आप डिफेंस मोड में है और वो यदि आरक्षण को नहीं बचा पा रही, या 27% जो आरक्षण कमलनाथ जी के समय दिया गया उसके हम उस पे ना जाए कि कोर्ट ने रोक दिया, क्यों नहीं लड़े, क्योंकि राजनीतिक बहस राजनेताओं को करने थे। लेकिन ये सत्य कि 27% आरक्षण कमलनाथ की सरकार में दिया था और उस सरकार को जाए हुए अब 2 साल होने को आ रहे हैं। तो इन 2 सालों में सरकार उस रिजर्वेशन के इशू को क्यों नहीं सुलझा पाई, जो रिजर्वेशन आपके अधिकार क्षेत्र में था, आपके दायरे में था। ये तो सुप्रीम कोर्ट का तो बाद में आया ना, वो तो पहले से रिजर्वेशन था। तो जो सरकार की मंशा, जो भी राजनीतिक दल सरकार में होता है, एंटी इनकम्बेंसी चुनाव में उसी के खिलाफ दिखाई देती है। और यदि ये जो है सरकार चुनाव से पहले नहीं सुलझते ऐसे मुद्दे, तो बहुत ज्यादा जो है एंटी इनकम्बेंसी उस राजनीतिक दल को नुकसान पहुंचाती है, और ये कई बार सामने आ चुका है। तो ब्रजेश जी, एक बड़ी चुनौती, मतलब दिनेश जी भी कह रहे बीजेपी और सत्ताधारी दल है। पिछली बार भी हमने देखा था कि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस तो खत्म है कांग्रेस, लेकिन उसी कांग्रेस ने चौंका दिया था। तो क्या 2023 के लिए ऐसा कुछ अभी से संभावना, आशंका? देखिए मनोज जी, जब नौकरी में आरक्षण की बात हुई थी तो इसी तरह से मुद्दा उछला था, और तब जो संगठन खड़े हो गए थे पूरे प्रदेश में और यहाँ तक कि चुनाव लड़ने की बात करने लगे, तो वो मुद्दे ने कहीं ना कहीं तो नुकसान पहुँचाया था। जिस तरह दिनेश जी कह रहे हैं, एक बेल्ट में ही नुकसान पहुँचाया, तो उसका खामियाजा किसको उठाना पड़ा था? उसका खामियाजा जो सत्ताधारी दल था उसको उठाना पड़ा था। वो उसको संतुष्ट नहीं कर पाए थे, बल्कि एक बयान ऐसा और आ गया था जिसकी वजह से आग में घी का काम किया था। तो यदि ये मुद्दे ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो निश्चित तौर पर नुकसान राजनीतिक दल जो सत्ता में रहता है उसको होता है। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा था, आप समझाने के ऊपर है। आपने ज़्यादा बेहतर कर दिया, हो सकता है आप 27% नहीं दे पा रहे हैं, 25% पे आपने फोकस कर लिया। आप जो सर्वे करा रहे हैं, जो आपकी रणनीति है, वो आपने कोर्ट में पेश कर दी और आप 25 तक भी दे गए, तो आदमी संतुष्ट हो जाता है कि बड़ा नहीं मिला, छोटा तो मिल गया। तो ये संतुष्ट करने के पास आपके पास अवसर है, और मुझे लगता है सरकार उस दिशा में बढ़ रही है। जैसे 7 तारीख तक उन्होंने कहा सर्वे करा लेंगे, इसके बाद 3 महीने तक पूरे सर्वे करने के बाद कोर्ट में अपनी दलील रखेगी। तो कोर्ट मान्य करता है या नहीं करता है ये अलग बात है, लेकिन आप किस आधार पर जा रहा हो, आपके पास प्रमाण है कि नहीं, कि कितना ओबीसी वर्ग है, वो सब चीज़ें आपके पास रहती हैं, तो आपका पलड़ा भारी रहता है। आप कह सकते हो कि हाँ, हमने कोर्ट में सारे तथ्य रखे, मान्य नहीं किया, तो आप प्रयास करते दिख रहे हैं।
या तो एक आप सियासी आदमी हैं, सियासत कर रहे हैं तो आप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, वो आप पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन यदि आपके प्रयास दिखते हैं तो जनता भी समझती है कि हाँ सरकार प्रयासरत है, लेकिन वो उसी तक कर सकती है, कोर्ट को निर्देश तो दे नहीं सकती। तो वहाँ कुछ संतुष्ट होने की एक संभावना रहती है और सरकार के लिए जो नाराजगी है थोड़ी कम हो सकती है। और उसके बाद फिर वही पेज की सरकार सब कुछ कर सकती थी, जो दिनेश जी ने कहा। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं देता, इस चर्चा को कहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा मुद्दा है, और कांग्रेस के लिए भी खास तौर से, क्योंकि बीजेपी के पास तो 3 बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश में। हमने देखा उमा भारती, बाबूलाल गौर के यादव, शिवराज सिंह चौहान लगातार चौथी पारी खेल रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो 7 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में 45 साल सत्ता रही, लेकिन जिसमें से 20 साल हमने देखा कि ब्राह्मण ठाकुर रहे और 18 साल ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे। उनके पास ना लीडरशिप के नाम कुछ है ओबीसी के लिए, ना भविष्य की योजना है। तो निश्चित तौर पर जो हमारे सहयोगी ब्रिजेश ने भी कहा कि जो अपनी बात जनता तक बेहतर तरीके से बता पाएगा और इस आरक्षण की पेंच को सुलझाने के प्रयास कैसे कैसे किए जा रहे हैं, ये बात उनको बता पाएगा, तब जो दल ये कर पाएगा उसे निश्चित तौर पर फायदा होगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।